नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत कर शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सौलभ थपलियाल समेत रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार भी वितरित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी है, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जहां हमने देश बदलकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों को भी पकड़ने का काम किया है, वहीं लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को और 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून
लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत राज्य में 1 जुलाई 2026 के पश्चात वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी सिलेबस को अपने यहां नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही मालूम है कि आप लोग भली भांति जानते हैं, हाल ही में एक नकल का मामला सामने आया था। प्रकरण की जानकारी मिलते ही हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। परंतु विपक्ष इस मामले की आड़ में भी हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगी और प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाने लगा। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीबीआई, ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे, वे लोग इस मामले में युवाओं को आगे करके सीबीआई की जांच मांग करके इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे बच्चों की परेशानियों को देखते हुए, गर्मी, इस समय की उमस को देखकर और विपक्षियों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में जाने का फैसला किया। युवाओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच कराने के साथ साथ उनकी जितनी भी न्यायोचित मांगे होंगी, सभी मांगों को सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सीएम दावी ने वर्चुअली पिथौरागढ़, मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा की शुरुआत कर दी है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के प्रतिदिन 2 बार हवाई सेवा मिलेगी, जिसका किराया 2,500 रुपये होगा। और सीएम धामी ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इन शहरों में आने जाने के लिए घंटों का समय लगता है, लेकिन अब हवाई सेवा की शुरुआत से कुछ ही समय में पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ हवाई सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है, बल्कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने में भी बेहतर सड़क निर्माण पर भी काम किया जा रहा है। देहरादून से हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, सचिन कुर्वे जी, आशीष चौहान जी, संजय टोलिया जी, हल्द्वानी में हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, अनिल कपूर डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, प्रताप सिंह बिष्ट जी, दीपक रावत जी, वंदना जी, सीडीओ साहब, एसडीएम नंदन बोरा जी, मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्ष अल्मोड़ा में हेमा गेड़ा जी, महेश नयाल जी, जिला अध्यक्ष, कैलाश शर्मा जी, रघुनाथ सिंह चौहान जी और जिलाधिकारी और एसएसपी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गणेश भंडारी जी, पवन जोशी जी एवं आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी स्थानों पर सभी हमारे महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आज हमारे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं आज इस शुभ दिवस महानवमी के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन नगर होने के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। साथ ही नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्थल अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस हेली सेवा की शुरुआत से अब इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान में
हल्द्वानी से अल्मोड़ा में पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और इस सेवा के प्रारंभ होने से ये यात्रा कुछ ही मिनटों की रह जाएगी, जिससे किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिल सकेगी। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ से मुंशियारी के बीच भी सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुंशियारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुंशियारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि ये सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहाँ एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के आज से प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व आम आदमी को भी हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उड़ान जैसी दूरदर्शी योजना प्रारंभ की। इस योजना ने हमारे प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने में, लोगों की पहुंच को आसान बनाने में, आवागमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हमने राज्य में कई हिस्सों में हवाई पट्टियां और हेलीपोर्ट्स का विकास किया है। आज राज्य में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है और आज हमें 2 नई हेली सेवाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यही नहीं, हम आने वाले समय में राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि दैवीय आपदा के समय राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए एक लाइफलाइन, जीवन रेखा का काम भी करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्कों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं हेतु विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इन नई हेली सेवाओं के प्रारंभ होने की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सीएम धामी के निर्देश पर पत्रकार राजीव प्रताप की मृत्यु की घटना की गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया है कि टीम उत्तरकाशी के पुलिस उप अधीक्षक की अध्यक्षता में काम करेगी और जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन समीक्षा की जाए। इसमें उपलब्ध साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सीसीटीवी फुटेज समेत सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाए। साथ ही घटना से जुड़े और अंतिम समय से संपर्क में रहे व्यक्तियों से बयान दर्ज कराए। जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 19 सितंबर को ये सूचना मिली उत्तरकाशी में कि 18 सितंबर की रात्रि से श्री राजीव प्रताप ये इनकी गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है 19 सितंबर को। और सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस ने इनकी छानबीन के लिए और जो इनकी खोज के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इसमें
जो सीसीटीवी फुटेज थी जहाँ जहाँ उत्तरकाशी बाज़ार में और आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ से कुछ क्लूज़ मिले जहाँ पे राजीव प्रताप जी देखे गए थे 18 सितंबर की रात्रि में, और अपने दोस्तों के साथ जिस होटल में बस अड्डे के पास देखे गए थे, वहाँ से कुछ क्लूज़ इकट्ठा करते हुए ये लगातार जो इनके तलाश की जो प्रोसेस है वो जारी रही। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी जुड़ गई इस तलाश में। इसमें डॉग स्क्वाड्स और ड्रोन कैमरेज की भी मदद ली गई। 20 तारीख को जो वाहन जो आखिरी बार श्री राजीव प्रताप चलाते हुए दिखे थे सीसीटीवी फुटेज में, 20 तारीख को ये वाहन क्षतिग्रस्त हालत में भागीरथी नदी में ये मिला, और ये जो ऑल्टो कार थी ये लगभग पुल से 55 मीटर नीचे गिरी थी, और वहाँ से फिर ये रिकवर की गई। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही गाड़ी थी जिसमें श्री राजीव प्रताप आखिरी बार देखे गए थे। इसके बाद उनके परिजनों के रिक्वेस्ट पर अपहरण की क्योंकि आशंका जताई थी, तो एफआईआर दर्ज करके छानबीन कंटिन्यू रही, इन्वेस्टिगेशन जारी रहा, और 28 तारीख को एक शव नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने और लोकल पुलिस ने बरामद किया, जिसकी बाद में शिनाख्त श्री राजीव प्रताप की हुई उनके परिजनों और दोस्तों द्वारा। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त एक आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिप्टी एसपी उत्तरकाशी हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। ये टीम अब तक के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो उनके एक्सीडेंट के संबंध में जो क्लूज़ मिल रहे हैं उनके बारे में, लास्ट जिन लोगों से उनकी बात हुई जिनके साथ वो थे उनके बयान अंकित करना, उनसे गहन छानबीन करना, इसकी कार्रवाई करेगी। जो कॉल डिटेल्स हैं और जो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको पूरे स्तर पे फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा गहराई से। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका फिर से आकलन किया जाएगा, और अन्य कोई फुटेज यदि प्राप्त होती है उसको किया जाएगा। जहाँ तक जो उनकी क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली है उसका भी जो अब तक टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ है और एक क्रैश इम्पैक्ट एनालिसिस है वो भी इसमें कराया जाएगा। इसमें उनके परिजनों द्वारा श्री राजीव प्रताप को कुछ धमकी भरे कॉल्स भी मिलने के बारे में तथ्य अंकित कराया है। यद्यपि पूर्व में श्री राजीव प्रताप द्वारा एसपी उत्तरकाशी को इस संबंध में या किसी अन्य को कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी उनके द्वारा, परंतु इस तथ्य के संज्ञान में आते ही ये भी एक फैक्टर है जो ये टीम इस बिंदु पे भी जो भी कुछ पता लगाया जा सकता है और उसके बारे में और गहराई से जो जानकारी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो टीम है ये अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पहलुओं का जो मैंने अभी उल्लिखित किया इनका समावेश करते हुए और ये शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हरिद्वार में ठहरे विस्थापितों की जमीन के बाद अब इसी से लगे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है। यहाँ के सुबरनगर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ही रातों रात अवैध निर्माण हुआ, और गौर करने वाली बात तो ये रही कि जहाँ अवैध निर्माण हो रहा था उसी सीमा पर रानीपुर कोतवाली की सुमननगर पुलिस चौकी से ये लगा हुआ इलाका है। मंगलवार को लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को अवैध तत्काल निर्माण रोकने की चेतावनी दी। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की आड़ में भूमाफिया अवैध कॉलोनियां विकसित करने की कोशिश में थे, और इस दौरान सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
नाप तोल के पता चलता है लैंड क्लास से। क्या ये फिलहाल ये जो रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये रास्ता आपके हिसाब से बंद है या नहीं है? नहीं, फिलहाल तो हमारे हिसाब से बंद है रास्ता। रास्ता बंद है, तो इस पे ये इलीगल निर्माण ही किया जा रहा है। हाँ, इलीगल निर्माण ही हो रहा है सर। ये तो आपने चेतावनी दे दी, बुलाया, अभी आपके सामने ही बात हुई है। जी बिल्कुल। एम्स गेट जीरो जोन से अतिक्रमण हटाने पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान हुई धक्का मुक्की में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर खोलते हुए दाल और कड़ी फेंक दी और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों की ठेली संचालकों से लंबी नोकझोंक भी हुई है। ऐसे में मामले में 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। और एक नहीं, हमने कई दफे अनाउंसमेंट के माध्यम से भी इनको समझाया कि भैया आप कोर्ट के सामने ठेली ना लगाओ। ऊपर से ये महिलाएं इतनी बदतमीजी करती हैं। एक बार का नहीं, इनका कई बार का ड्रामा हो गया और आज इन्होंने गरम गरम पतीला प्लाट उठाना, प्लाट फेंक दे, देखो सब जल जाए एकदम से पूरा फेंक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट मीटर्स पे छेड़छाड़ के मामले में ऊर्जा निगम के एसडीओ गुलशन बलूनी और मंगलौर एसडीओ अनुभव सैनी और अवर अभियंता अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई से ऊर्जा निगम में हड़कंप मच गया है। ये भी बता दें कि कल ही मंगलौर के मंडावली में स्टील कंपनी में स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देर शाम तक चली इस जांच में ऊर्जा निगम के डायरेक्टर मदन लाल आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया। सुनीता टम्टा डीजी स्वास्थ्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती और 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सभी सेंटर, पीएचसी और सीएचसी, जिला और उप जिला स्तर के सभी चिकित्सक इकाइयों में यहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन कैंप्स में एनीमिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसे स्क्रीनिंग के साथ साथ ब्लड डोनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये जो स्वास्थ्य पखवाड़ा हमारे जो चल रहे हैं, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से और हमारे जो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसमें हमारा सारे पूरे राज्य में पखवाड़े लग रहे हैं और पखवाड़े भी हमारे देखिए धरातल से, यानी कि तुम्हारे सब जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इनकी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब सारी चिकित्सा इकाइयों में हमारे ये पखवाड़े लग रहे हैं। और इवन इसमें जो है अन्य जैसे मेडिकल कॉलेज का भी हम सहयोग ले रहे हैं, वहाँ से भी हम लोग डॉक्टर्स ले रहे हैं और उनके द्वारा भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के द्वारा। तो हमारे जो लगभग जो इसमें जो योजनाएं हैं, तो उसमें माननीय मंत्री जी का भी फोकस है हमारे कि हमारी जो सेवाएं हैं वो धरातल तक उसका प्रचार प्रसार हो और लोगों जो है उससे लाभान्वित हो। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये शिविरों का आयोजन किया जाएगा। महानिदेशक सुनीता टम्टा की ओर से ये बताया गया है कि अब लगातार इसी को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है और इसी के चलते तमाम स्वास्थ्य शिविर प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में 15 साल से बदहाल पड़े अब्दुल कलाम पार्क के अब बाग खुल गए हैं। हॉर्नबिल टीवी में प्रवक्ता से खबर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की ओर ध्यान दिया है और शासन को डीपीआर भेज दिया है, जिसके बाद सरकार ने उसे स्वीकृत कर लिया है। वहीं अब नवंबर तक पार्क का सौंदर्यकरण करा दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है और जिसको लेकर सरकार को 65 लाख की डीपीआर बनाकर भेज दी गई है। की जो एक नीति है रेजिडेंसी पार्क की, तो अब्दुल कलाम पार्क में नगर पालिका द्वारा रेजिडेंसी पार्क बनाया जा रहा है। उसके लिए नगर पालिका ने 65 लाख की डीपीआर बना के भेजी थी, जो स्वीकृत हो गई है। उसमें उसके सापेक्ष से लगभग 39 लाख रुपए नगर पालिका खाते में आ गया। जल्दी उसको काम शुरू कर नगर पालिका
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।